Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject Constitutional Values and Fundamental Duties. This subject is very important for your syllabus and it is also for all students of UG courses including all semesters. Okay, so if you are a student from DU Seoul, NCWB or any other university which has this syllabus in subject, then this video series is very important for you. As you all know that we will discuss every topic in detail and in simple language through exam point of view. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर आने वाले हर एक क्वेश्चन के अंदर पूछे जाने वाले हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल के अंदर समझेंगे, उन्हें जानेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को आसानी से दे पाओ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, संविधान के बारे में जाना, अमेंडमेंट्स कितने हैं, कितना टाइम लगा उसे बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, प्रीएम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम यूनिट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. करेक्ट. तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में आज हम जानने वाले हैं. देखो, हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन जान चुके हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है उसे 1946 में स्टार्ट किया गया था एंड 1950 तक वो बना था. ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 years 11 months and 18 days are the time it took to make the constitution of India. ठीक है. अब देखो यहाँ पर यूनिट 2 के अंदर हम सीखेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैल्यूज क्या है, हमारी भारत की क्या वैल्यूज है, क्या हमारी संस्कृति है. ठीक है. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. सर्टेन फंडामेंटल वैल्यूज हैव बीन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वर्क टू यूनाइट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. ठीक है. तो देखो कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं जो हमारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे और हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को बहुत ही पावरफुल और स्ट्रेंथन कर देंगे. ठीक है. अब देखो ऐसा क्यों कहा गया है, यूनाइट द सिटीजन्स ऑफ कंट्री. सिटीजन्स ऑफ कंट्री के अंदर हर एक रिलीजन, हर एक स्टेट, हर एक तरह के लोगों को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि देखो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. ठीक है. हर तरह के लोग, हर तरह की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हमारी जो मतलब जिनको मान्यता दी गई है वो 28 to 29 लैंग्वेजेस हैं. जब वो स्टेट्स थे 22 लैंग्वेजेस हैं. अब ये 22 लैंग्वेज जो है इनको मान्यता दी गई है लेकिन इनमें भी तो अलग अलग तरह की होती है ना. ठीक है. मराठी की भी 3-4 टाइप की होती है जिनमें बोलने का जो तरीका है वो लोगों का बदल जाता है. कुछ में हिंदी मिक्स होती है, हरियाणवी की भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती है. ठीक है. अलग अलग रीजन्स में सेम लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोला जाता है. तो 22 तो ये ऑथराइज्ड लैंग्वेजेस है लेकिन 22 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं अगर हम एक मतलब कि नेशनल लेवल पर देखें तो. करेक्ट. दीज वैल्यूज आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये हमारी वैल्यूज है कि सबको इक्वली किया जाए, हम लिबर्टी देते हैं सबको, हमारे लिए सब एक जैसे हैं, और फ्रेटर्निटी हमारे सारे लोग एक समान हैं. ठीक है. इसे जो है मेंशन किया गया है हमारी प्रीएम्बल में. प्रीएम्बल क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है 2 से 3 लाइन का उसे हम प्रीएम्बल कहते हैं. वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जस्टिस. अब जस्टिस के अंदर क्या आता है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सोशल जस्टिस के अंदर आता है कि कास्ट, रिलीजन, क्लास और जेंडर के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा. ठीक है. इकोनॉमिक जस्टिस कहता है कि भी रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. वेदर यूर अ मैन, वेदर यूर अ वुमेन, आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर, आप सब के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा. पॉलिटिकल जस्टिस, राइट ऑफ ऑल टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस. सबको वोट देने का अधिकार है और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार भी सबको है. ठीक है. लिबर्टी. लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. हर इंसान को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है. बिलीफ एंड वर्शिप्स. दिस फ्रीडम इज गिवन विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स. ये इस तरह की छूट है. ऐसा नहीं कि आपको छूट दे दी तो आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं. आपको ये वो फ्रीडम है जो दूसरों को ध्यान रखते हुए आपको दी गई है कि भाई आपको फ्रीडम मिल रही है. इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को वायलेट करोगे. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स फ्रीडम यू आर ऑल्सो गिवन फ्रीडम. इक्वालिटी. लॉ के सामने सभी सिटीजन्स एक जैसे हैं. आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप एक नॉर्मल सिटीजन है, इट डजेंट मैटर.
आप सबके लिए एक है। गारंटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी लेता है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पर किसी का भी एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। फ्रेटर्निटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, डिग्निटी एंड यूनिटी अमंग ऑल इंडियंस। भारत के लोगों के अंदर यूनिटी, डिग्निटी, जो ब्रदरहुड है, एक भाईचारा है, हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम, हिंदू वगैरह भाई भाई, ठीक है। तो ये जो है ये मेंटेन रहना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है हमारी नेशन की इंटेग्रिटी का, हमारी नेशन की इज्जत का सवाल है कि हम एक जैसे हैं। आज सिर्फ आप बहुत रेयर, मतलब कि है ही नहीं, इंडिया ही सबसे बड़ी डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर आपको कितनी, आप 5 किलोमीटर दूर जाएंगे आपको कुछ ना कुछ अलग मिल ही जाएगा। अब वो चाहे आपकी लैंग्वेज हो, बोलने का तरीका हो, एक्सेंट हो, ट्रेडिशंस हो, हर जगह मतलब चेंज होते रहते हैं। तो इसी में बिलीव किया जाता है कि हम अलग अलग तरह के, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग भी एक साथ इकट्ठा होकर रहकर हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गाइड फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज वैल्यूज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गाइड करता है कि ऐसी ऐसी वैल्यूज हमें अपने भारत के अंदर रखनी है। दीज वैल्यूज प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये हमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, हमें एक बेस देती है कि भाई देखो इतने यहाँ तक तो सब लोग आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक तो सब लोग आ चुके हैं, आपको बेस दे दिया गया है, अब आगे कैसे बढ़ाना है ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, इंडियन सिटीजन्स have got some right in the constitution which are called fundamental rights. Fundamental rights वो rights जो for every person के लिए applicable होते हैं, ठीक है। अब वो कुछ fundamental rights हैं, जैसे right to equality। आर्टिकल 14 से 18 ये स्टेट करता है कि आप जो है सरकार की नज़रों में एक है, आपको इक्वालिटी लॉ में दी जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी में दी जाएगी, एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी वो देखो पहले चलता नहीं था कि ये पर्सन इस जात से है तो वी आर नॉट गोइंग टू टच देम, वैसे टच नहीं करते थे, तो वैसा उसको अबोलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये 14 to 18 आर्टिकल के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। 19 से 22वें आर्टिकल तक ये स्पेसिफाई किया गया है कि आपको बोलने का, असेंबली में आने का, एसोसिएशन में, मूवमेंट में, रेजिडेशन में, प्रोफेशन में आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपना करियर चुनने का अधिकार है। लीगल प्रोटेक्शन आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट के बाद भी आपको लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, जहाँ पर लोगों को किडनैप किया जाता है एंड दे आर सोल्ड, ठीक है, तो इसको बिल्कुल बंद किया गया है। एंड बॉन्डेड लेबर, ज़बरदस्ती लोगों से काम कराना जो है इसे बंद किया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ लेबर बाय चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। 14 साल से छोटे बच्चों को नहीं करना है लेबर, उनको काम नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीजियस फ्रीडम। यहाँ पर आप अपने किसी भी धर्म का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी छूट दी जाती है। राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू प्रिजर्व वंस लैंग्वेज। आपकी किसी भी प्रकार की लैंग्वेज है, आपको उसे प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है स्क्रिप्ट और कल्चर के लिए, ठीक है। फ्रीडम फॉर माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज को फ्रीडम दी जाती है कि वो खुद के एजुकेशन सिस्टम को जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इफ एनी राइट इज टेकन अवे देन द पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी भी तरह का हक आपसे छीन लिया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकारी हैं, आपको पूरा का पूरा हक है वहां पर जाने का। इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP mentioned in part 4 of article 36 to 51 of the constitution guides the government towards socio-economic welfare। अब पहले गवर्नमेंट सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होती थी, लेकिन सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर भी उसके अंदर आ चुका है और इनका ऑब्जेक्टिव है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इक्वल सोसाइटी, सबको एक ही नज़र से देखा जाए। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशियली इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल राइट्स को आप जुडिशियली इन्फोर्स कर सकते हो, ये एप्लीकेबल है।
इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इन प्रिंसिपल्स को लागू किया जाए और कोर्ट के अंदर कोई भी इनसे यह हक ना छीन सके। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंक्लूजन पर चलते हैं। The values and rights enshrined in the Indian Constitution work towards making India a democratic, inclusive and a just society। जो राइट्स और वैल्यूज़ हैं इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से समराइज किया गया है कि हमारे भारत को एक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी देखा जाए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो दीज वैल्यूज़। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है इन सिटीजन्स के अधिकारों को फॉलो करें और इन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करें। और यहीं पर हमारे यूनिट 2 खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो आर्टिकल्स जिसके अंदर ब्रीफ में बताया गया है कि भी आर्टिकल 32 क्या कहता है, 29, 30 क्या कहता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सो मेक श्योर टू लर्न दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।